नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन की, एक ऐसा दिन जिसने भारत को आप कह सकते हैं कई मोर्चों पर एक साथ हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। -1500। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये निशान है उस भारी गिरावट का जो भारतीय शेयर बाजार ने एक ही दिन में देखी। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हुआ कि बाजार इस बुरी तरह से टूट गया? बस इसी सवाल से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। देखिए, इस गिरावट की जो जड़ें थी ना, वो भारत में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में पनप रही थी। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक इंटरनेशनल टेंशन ने भारत के अंदर इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया। तो कहानी शुरू होती है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन से। माहौल ऐसा बन गया था कि एक बड़े युद्ध की आशंका होने लगी थी, और ये तो तय था कि अगर ऐसा कुछ होता तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ना ही था। और असर तो लगभग तुरंत ही दिखने लगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें आप समझिए एक ही दिन में आसमान छू गईं और $119.50 प्रति बैरल पर जा पहुंची। आपको बता दें कि 2022 के बाद से ये कीमतों में आया सबसे बड़ा सिंगल डे जंप था। जबरदस्त उछाल। अब ये संकट और भी ज्यादा गहरा इसलिए हो गया क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दे दी। ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्तों में से एक है, एक तरह का ग्लोबल चोक पॉइंट। हालांकि अच्छी बात यह थी कि ईरानी दूत ने भरोसा दिलाया कि भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज मिलेगा, लेकिन फिर भी एक अनिश्चितता का माहौल तो बना ही हुआ था। तो आप देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल संकट की सुनामी उठी थी, उसकी लहरें जब भारत के तट से टकराईं तो हमारी इकोनॉमी पर इसका क्या और कितना सीधा असर हुआ। तेल की कीमतों में जो ये आग लगी थी ना, उसने एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। सबसे पहले तो शेयर बाजार बुरी तरह से लड़खड़ा गया। फिर देश भर से खबरें आने लगीं कि एलपीजी और पेट्रोल की कमी हो रही है, और तो और एयरलाइंस ने भी फ्यूल सरचार्ज लगा दिया, जिससे हवाई सफ़र भी महंगा हो गया। मतलब एक के बाद एक झटके। हालात कितने गंभीर थे, इसका अंदाज़ा आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस खत से लगा सकते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह गया था, ये अब एक मानवीय संकट बन रहा था, और इसीलिए तुरंत सरकारी दखल की मांग की जा रही थी। और ये देखिए, ये एक छोटा सा लेकिन बड़ा दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे एक बड़ा ग्लोबल संकट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। सोचिए, जब देश की राजधानी में दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों की कैंटीन में एलपीजी गैस की कमी की वजह से खाना बनना बंद हो जाए, तो फिर देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो एक तरफ तो देश इस इकोनॉमिक तूफान से जूझ ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर भी संसद के गलियारों से लेकर अदालतों तक एक अलग ही तरह का तूफान उठ रहा था। संसद का माहौल उस दिन काफी गरमाया हुआ था। हुआ ये कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए एक प्रस्ताव ले आया। हालांकि इस प्रस्ताव को ध्वनिमत यानी कि वॉइस वोट से गिरा दिया गया, लेकिन इस एक घटना ने पॉलिटिकल खींचतान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और इसी बहस के बीच बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने विपक्ष को बोलने के लिए 56% टाइम दिया है, जबकि सत्ता पक्ष को सिर्फ 44%। ये जो चार्ट है, ये उसी दावे को दिखा रहा है जो उस दिन की पूरी बहस का एक सेंटर पॉइंट बन गया था। अब इन सियासी बहसों से दूर देश की अदालतें एक बहुत ही गहरे नैतिक और सामाजिक सवाल से निपट रही थीं। ये सवाल था पैसिव यूथेनेशिया का, जिसे हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई मरीज लाइलाज है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट रोक दिया जाए ताकि वो स्वाभाविक रूप से इस दुनिया से जा सके। तो इसी कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हरीश राणा केस में कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी, और इस एक फैसले ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। एक ऐसी बहस जिसके सामाजिक और नैतिक मायने बहुत गहरे थे। इसी बीच एक और जरूरी बातचीत चल रही थी, और वो थी बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर। अधिकारी इस पर सोच विचार कर रहे थे कि बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर कुछ नियम कायदे लगाए जाएं ताकि उन्हें डिजिटल दुनिया के खतरों से बचाया जा सके। चलिए अब हम उन कहानियों की तरफ बढ़ते हैं जो कुछ खास लोगों, रिश्तों और उपलब्धियों से जुड़ी हैं। वो कहानियां जो भारत के आज और आने वाले कल को एक शक्ल दे रही थीं।
टेक की दुनिया में आप कह सकते हैं कि एक युग का अंत हुआ। भारतीय मूल के टेक लीडर शांतनु नारायण ने एडोबी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। पूरे 18 साल के एक शानदार सफर के बाद उनका कार्यकाल पूरी दुनिया में इंडियन टैलेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल था। दूसरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। ये एक ऐसी बड़ी उपलब्धि की तरफ इशारा कर रहा है जिसका इंतजार शायद पूरा देश कर रहा था। और ये उपलब्धि आई बैडमिंटन के कोर्ट से। लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने प्रेस्टीजियस ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में अपनी जगह बनाई और ऐसा करने वाले वो सिर्फ दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। सोचिए, चारों तरफ से जब संकट की खबरें आ रही थीं, तब ये देश के लिए गर्व का एक बहुत बड़ा लम्हा था। अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की। यहाँ भी बदलाव के संकेत मिल रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के आने के बाद भारत नेपाल के रिश्तों में एक रीसेट की जरूरत है। उनका कहना था कि भारत अब इस रिश्ते को हल्के में नहीं ले सकता और इसे एक नए सिरे से मजबूत करना ही होगा। तो ये थी एक दिन की कहानी। एक तरफ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, एक इकोनॉमिक शॉक, अंदरूनी सियासी घमासान, एक ऐतिहासिक अदालत। దయచేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।